नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्य। बुद्ध वचन श्रृंखला 4 के अंतर्गत वैवाहिक क्लेश पर चर्चा करेंगे। आज वैवाहिक क्लेश का भाग 3 है। कई दिनों से सोच रहा हूँ कि वैवाहिक क्लेश पर दूसरा वीडियो बनाया जाए, किंतु यह इतना जटिल विषय है कि इस पर वीडियो बनाया जाना विवाद का विषय है। वैवाहिक संबंध अत्यंत ही निजी संबंध होते हैं। उन निजी संबंधों में किन किन कारणों से विवाद उत्पन्न होते हैं, ये लगभग सभी शादीशुदा लोग जानते हैं, किंतु अपनी यौन इच्छाओं का दमन करते हुए वह कभी भी इन विषयों पर चर्चा नहीं करते और जब युवाओं के ऐसे विवाद उनके समक्ष आते हैं तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते और इन विषयों पर कोई सवाल जवाब नहीं होते। ना ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ना ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। लिहाजा समस्या की जड़ में कभी पहुंचते ही नहीं और समस्या की जड़ में न पहुंचने के कारण समस्या का कभी समाधान भी नहीं होता। पक्षपात करने के कारण ये मामले अदालत तक पहुंच जाते हैं। अदालत में इन मामलों पर निर्णय आने से पहले ही निर्णय कर लिया जाता है कि अदालत से क्या चाहिए, विदाई या तलाक। वादी और प्रतिवादी पक्ष पहले से निर्धारित करके आते हैं कि उनको क्या चाहिए। लिहाजा अधिवक्ता भी पूरे केस की ड्राफ्टिंग उसी ढंग से करते हैं
जो अदालत से उनको चाहिए होता है। ऐसी दशा में वैवाहिक क्लेश से संबंधित विषयों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया जाता, बल्कि एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत कर दी जाती है। मैंने अधिकांश केसों का अध्ययन करते समय पाया है कि तलाक के मैटर्स की कहानियाँ एक जैसी होती हैं, विदाई के मैटर्स की कहानियाँ एक जैसी होती हैं, जबकि उनके मूल विवाद में कारण कुछ और होता है। अधिवक्ताओं की मजबूरी है कि यदि वह सलाह देंगे तो ना तो वादी पक्ष मानने को तैयार होता है और ना ही प्रतिवादी पक्ष मानने को तैयार होता है। साथ ही यदि अधिवक्ता निष्पक्ष राय रखता है और समस्या के निदान करने की बात करता है तो अधिवक्ता की फीस देने को कोई तैयार नहीं होता, और जब अधिवक्ता की फीस देने को कोई तैयार नहीं होता तो अधिवक्ता भी इस मामले को अदालत तक ले जाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता, साथ ही ऐसे मामलों को लंबा खींचने का प्रयास करता है ताकि रोजगार और आय का साधन बना रहे। नव युवा और युवती जिन्हें ना अदालत का पता है, ना अदालत की कार्रवाई का पता है, ना सामाजिक ढांचे का ताना बाना पता है, जिन्हें आंख मीच कर वो अपना शुभचिंतक मानते हैं, वो अपनी मूछ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। समधी समधी आपस में बैठकर जाम टकराते हुए झगड़ा कर बैठते हैं, और झगड़ा करने के बाद निर्णय यही होता है कि मेरी बेटी नहीं जाएगी और खर्चा तुमसे लेंगे, क्योंकि कानून लगातार महिलाओं के पक्ष में बनाए जा रहे हैं और उनका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। इसका परिणाम ये होता है कि जिस यौन इच्छा के कारण किसी पुरुष ने विवाह किया है उसको सबसे अधिक तकलीफ पहुंचाई जाती है। वह अपने भौतिक सुख से पूरी तरह से वंचित हो जाता है। एक तरफ जहां दामाद को नोट छापने की मशीन माना जाता है, अपने कार्यालय में जाकर, अपने कार्यस्थल पर जाकर वो वहां के उत्पीड़न को सहता है, और घर आकर उसको किसी प्रकार का कोई आराम नहीं मिलता। यदि आज्ञाकारी पुत्र है तो माता पिता से ताने मिलते हैं, जिस कारण से उसका जीवन अत्यंत नरकीय हो जाता है। अगर इस नरक से निकलना चाहे तो उसे अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है और वो ससुराल पक्ष का हो जाए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ये केस लंबे चलते हैं, और जब ये केस लंबे चलते हैं तो अदालतें भी इनको निपटाने में कोई रुचि नहीं लेती हैं। इस कारण से वैवाहिक कलेश समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है
जिससे वर्तमान कानून व्यवस्था में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। युवक और युवतियों को अपने कल्याण के लिए न्यायिक प्रक्रिया को भली भांति समझना होगा और ऐसे लोग जिन्हें वे अपना शुभचिंतक मानते हैं उनका भी नए सिरे से मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या वे वास्तव में शुभचिंतक हैं? ऐसा वे तभी कर पाएंगे जब वे आत्मनिर्भर हों और साथ ही साथ अपने परिवार को संभालने के लिए ऐसे लोगों को जो तथाकथित शुभचिंतक हैं उनको चुनौती देने में तत्पर हो, अन्यथा उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय उनके ही तथाकथित शुभचिंतकों द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा। किन चीज़ों पर क्यों झगड़े होते हैं इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और उनका समाधान क्या हो सकता है वो भी अगले ही वीडियो में करेंगे। सबका मंगल, सबका